हाय एवरीवन, आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज ई इनवॉइसिंग पे जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं उन सब डाउट्स को एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे आपके डाउट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और उन सब डाउट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन रहता है ना, ये डाउट रहते हैं माइंड में ई इनवॉइसिंग को लेकर, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट इसी से कर लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से कि आखिर ई इनवॉइस है क्या। तो देखिए, ई इनवॉइसिंग ना एक सिस्टम है। जैसे पहले जीएसटी रिटर्न का सिस्टम हमारा रहता है पहले से, कि आप रिटर्न सबमिट करेंगे, जो सेलर है वो रिटर्न फाइल करेगा, फिर वो बायर के उस पे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी कंसेप्ट के ऊपर ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, आपको ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर जाकर अपनी इनवॉइस जनरेट करके अपलोड करनी है। ठीक है, ऑनलाइन जनरेट होती है वो, आपकी इनवॉइस बायर के पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये जो मतलब जिस पोर्टल पे ये सारा काम चलता है उसको हम ई इनवॉइसिंग पोर्टल भी बोलते हैं, या आप आईआरपी भी बोल सकते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी उसको कहते हैं। तो इसी में अभी ये पॉइंट आया था नेक्स्ट क्वेश्चन की ई इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है। वैसे मैं सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले ये ना 500 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर जिनका टर्नओवर रहता था उन बिजनेसेस के लिए थी। गवर्नमेंट ने इसको कम करके 100 सीआर कर दिया। और फिर 1 अप्रैल 2021 से जिनका टर्नओवर 50 सीआर है या उससे ज्यादा है, तो उनको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। तो अब मजबूरी है, अगर 50 करोड़ से आपका ज्यादा टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज ई इनवॉइसेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब ही एक सिंपल फॉर्मेट होता है, एक स्कीम होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट है ना, एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रक्चर है कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से आपको रिटर्न फाइल करनी है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इनवॉइसिंग का स्कीमा है कि एक फॉर्मेट बताया है जिसके बेसिस पे आपको इनवॉइस, जो ई इनवॉइस है वो जनरेट करनी है। अब ऐसा नहीं है कि डिजाइन फिक्स है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे फील्ड्स फिक्स है कि आपके उसमें ना ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। फिर इसके बाद आता है कि आईआरपी, जो मैंने बताया इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल या ई इनवॉइस पोर्टल, वो क्या है? ये एक सिंपल सा पोर्टल है, जैसे जीएसटी पोर्टल होता है उसी तरीके से हमारा ई इनवॉइस पोर्टल हो गया, जहां पे सेलर अपनी इनवॉइस जनरेट करेगा और वो कस्टमर के पास, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेम रिटर्न फाइलिंग वाला कंसेप्ट ही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। फिर एक आता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN। ये क्या होता है? देखिए, जैसे ही सेलर अपनी इनवॉइस वहां पे इनवॉइस पोर्टल पे जनरेट करेंगे तो उस पे एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, IRN जिसको कहते हैं। ठीक है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर इस सिस्टम के थ्रू जनरेट होता है। एज पर लॉ, अगर किसी इनवॉइस पे IRN नहीं है तो वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं मानी जाएगी। तो इन शॉर्ट, जब आप अपने IRN मतलब इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको IRN अपने आप से जनरेट, जो पोर्टल है वो उस पर जनरेट करके आपको देता है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू जनरेट ई इनवॉइस, मतलब ई इनवॉइस पे जनरेट करने के लिए आपके पास क्या कंपलसरी, क्या मैंडेटरी चीजें हैं जो क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। सबसे पहली तो आपका टर्नओवर 50 सीआर से ऊपर होना चाहिए। जिनका 50 सीआर नहीं है तो वो इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि आपका जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर जीएसटी पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो जीएसटी इम्प्लाई नहीं है, और जब जीएसटी की इम्प्लीकेशन ही नहीं है तो फिर 50 सीआर जीएसटी के अंदर कवर होना, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है तो जीएसटी के अंदर। और इसके अलावा आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल वाले सिस्टम पे भी रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। प्लस आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आखिर इनवॉइस के बेस पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बेसिस पे तो आप डिटेल्स फिल करेंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट का होना भी आपके पास कंपलसरी है। और इसके अलावा आप ना बल्क में भी अपलोड कर सकते हो, एक एक करके भी डिटेल्स अपलोड कर सकते हो बल्क में भी। मतलब एक साथ मान के चलिए आपने एक साथ बैठ के आप अपलोड कर रहे हैं, आपके पास 100 इनवॉइसेज है, तो अब एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो उस केस में आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए ना 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो जेसॉन यूटिलिटी रहती है, वो एक्सेल यूटिलिटी से मैच करती हुई जेसॉन फाइल वाला सिस्टम है। तो जेसॉन फाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट दैट्स कॉम्प्लिकेटेड और उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को ही आप यूज़ करें। और उसके लिए जैसे मैंने कंपेयर करके आपको प्लस माइनस करके बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या बेनिफिट्स हैं, तो क्लियर टेक्स्ट का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन रहता है। रीजन बिंग की क्लियर टेक्स्ट में आप ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, वो बल्क में अपलोड कर देता है और एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब लगभग ना के बराबर होते हैं। वो उसमें ना बहुत सारे कैलकुलेशंस भी हैं क्लियर टेक्स्ट में, मतलब अपने इंटरनल कैलकुलेशंस है
जिसके कारण अपलोड करने से पहले ना वो आपको हिंट भी दे देता है कि हाँ अगर कि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस है, तो रिकॉन्सिलेशन वगैरह करना या सारी चीज़ों को वैलिडेट करना वो सारा पहले ही हो जाता है पोर्टल पे अपलोड करने से पहले। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इनवॉइस जनरेशन करंटली अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, मतलब अभी टैक्स पेयर को ई इनवॉइस फाइल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है, जनरेट करने के लिए। तो उनके पास पहला तो ऑप्शन है कि ईआरपी के थ्रू, जैसा कि क्लियर टैक्स वगैरह मैंने बताया, तो वो टैली के थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है और अपने इंडिविजुअल भी। तो क्लियर टैक्स जैसे सॉफ्टवेयर हो गए उनके लिए तो क्लियर टैक्स एक ऑप्शन आपका रहता है। उसके अलावा फिर एएसपी जीएसपी हो जाते हैं, मतलब जो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं, तो उनके थ्रू, या फिर आपका ऑफलाइन टूल होता है, एक्सेल यूटिलिटी होती है, वो उससे भी जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है एक्सेल वाली, बट उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई ये बेनिफिशियल रहता है कि आप थर्ड पार्टी टूल ले लें जैसे क्लियर टैक्स, तो उसमें चीज़ें ईजी हो जाती है। वाई इज इनवॉइसिंग सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ही इनवॉइसिंग सिस्टम आया क्यों है? देखो पहले क्या था ना, फेक इनवॉइसिस का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको एक बहुत लेवल तक खत्म करने के लिए ये इनवॉइस वाला सिस्टम आया है। तो यहाँ पे भी क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी तो सारी चीज़ें ना बहुत लेवल तक ऑटो वेरीफाई हो रही होंगी। तो जैसे रिटर्न फाइलिंग में भी रहता है ना कि आप क्रेडिट तभी ले पाएंगे जब आपका 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इनवॉइस में भी जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह रहती थी, तो फेक इनवॉइसेज वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो प्लस यहाँ पे आपको मतलब वो चीज़ हो जाती हैं, एफर्ट्स कम हो जाते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया काफ़ी ज़्यादा, इनवॉइसेज वगैरह में एरर होने के चांसेस भी कम हो गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद ये पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग में कौन कौन से हैं? एट प्रेजेंट सिर्फ B2B इनवॉइसेज आप अपलोड कर सकते हो, B2C एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने भी नहीं करा, फ्यूचर में करेंगे तो कर देंगे, बट उसका कोई खास लॉजिक बनता भी नहीं है। तो B2B है, तो जिसमें आप इन्वॉइसेज या फिर क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स जो है, अगर आपके बिजनेस टू बिजनेस, उनको यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज हैं तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो। इज इट मैंडेटरी टू जनरेट द IRN? डेफिनेटली IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, मैंडेटरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, इसके अगर आपकी इनवॉइस पे जो ई इनवॉइस है उस पर IRN ही नहीं है तो वो इनवॉइस आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्या IRN बल्क में कर सकते हो? डेफिनेटली यस, आप IRN बल्क में जनरेट कर सकते हो, इनवॉइसेज भी बल्क में अपलोड कर सकते हो ना क्लियर टैक्स के थ्रू। तो ऐसे ही जब क्लियर टैक्स के थ्रू आप बल्क में अपलोड कर रहे होते तो वहाँ पे IRN भी बल्क में जनरेट हो जाता है। तो मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा भी वर्क है ना, इन्वॉइसेस थोड़ी सी भी क्वांटिटी में होती है, तो वहाँ पे क्लियर टैक्स या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। रीजन बिंग कि बहुत ज़्यादा टाइम बचता है आपका, एरर और टाइम दोनों चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। कैन ई इनवॉइसेज भी अमेंडेड और कैंसल्ड? हाँ, एक इंपॉर्टेंट कि ई इनवॉइस है, अभी उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, तो पहला तो क्या है कि जब आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्लियर टैक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस ही कम हो जाती हैं। बट फिर भी हमने कहा कि किसी रीजन से कोई एक ऐसा हो गया या आपने मैनुअली फाइल करी थी, वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बन ही जाते हैं, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई, तो उसको कैसे क्या अमेंड किया जा सकता है? क्या ई इनवॉइसेज अमेंड नहीं करी जा सकती है। कैंसिलेशन इज पॉसिबल ओनली अप टू 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे तक कैंसिलेशन अलाउ है पोस्ट ई इनवॉइस जनरेशन। ठीक है, आपने एक बार इनवॉइस जनरेट, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ, सो दैट आप देखना चाहें तो बाद में रेफर कर सकते हैं। सो ये मतलब जो ई इनवॉइस वाला सिस्टम है ना, ये अगर एक बार हो गया तो अमेंड तो कर नहीं सकते, कैंसिल अलाउ है, वो भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए। सो बट वो ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो क्लियर टैक्स वगैरह, तो वहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिल जाता है कि पहले से एरर के बारे में आपको पता चल जाता है। द 1st April डेडलाइन हैज ऑलरेडी पास्ड, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड ई इनवॉइसिंग? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ई इनवॉइस सिस्टम आप ऑलरेडी आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो 10,000 तक की पेनल्टी आपकी फाइन आ जा सकता है और 100% ऑफ द टैक्स, तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। छोटी सी इन्वॉइस थी तो उस पर 10,000 रुपये भी हो सकता है, और टैक्स जितना भी था ना उतना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ जाएगा। और अगर इन्वॉइस आपने गलत कर दी, मैनुअल सिस्टम से आप कर रहे थे, एक्सेल से कर रहे थे, उसमें कहीं मिस्टेक हो गई, तो उसमें भी आपके ऊपर 25,000 रुपये तक की चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो दैट्स वाई इनवॉइसिंग को सही इंफॉर्मेशन फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैवी पेनल्टी है वरना। विल नॉन टैक्स इन्वॉइसेज डॉक्यूमेंट भी सब्जेक्टेड टू IRN जनरेशन? ऑब्वियसली नॉट। जहां पे आपका टैक्स ही नहीं है तो उसको इनवॉइस पे क्यों लेके जाएंगे, वहां पे IRN के कोई ऑप्शन भी नहीं है। IST इन्वॉइसेस पे IRN चाहिए होता है क्या? नहीं, IST इन्वॉइसेस क्योंकि एक तरह से इंटरनल सेल्स है आपकी, ठीक है, सो उस केस में आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं IST, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी ब्रांचेस से रिलेटेड रहता है, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन है एक तरह से ये फिर भी, तो इसलिए वहाँ पे इन्वॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कैन ई वे बिल ऑल्सो भी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जनरेशन? क्या ई वे बिल भी हैंड टू हैंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जब आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ना, तो ई वे बिल का भी वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो कॉमन फील्ड्स वहाँ से पिक कर लेता है, और ई बिल भी, ई वे बिल जो है वो भी आपका हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, चाहे आप पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं चाहे आप क्लियरटेक्स के थ्रू कर रहे हैं। तो दोनों ही जगह आपको ऑप्शन मिलता है। क्लियरटेक्स में थोड़ी फैसिलिटी और बेटर हो जाती है। रीजन बीइंग ना, मतलब जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जनरेट हुए होते हैं, मतलब जैसे क्लियरटेक्स वगैरह हो गए, तो इसमें पर्पस ही क्या होता है, काम को आसान बनाना। तो फंक्शंस तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिए, उसको इजी बनाने पे मेन फोकस होता है, तो इसलिए इनसे थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज बाकी जो आपके फील्ड्स हैं, जो वर्क है, वो ये वाला काम आपका पोर्टल पे भी हो सकता है। सिंस जीएसटी रिटर्न्स गेट ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द ई इनवॉइसेस, अभी जो रिटर्न फाइलिंग वाला काम है ना, वो जीएसटी रिटर्न्स जो होंगे ई इनवॉइसेस के थ्रू ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। डज दिस डेटा नीड टू बी वेरीफाई अगेन बाय द टैक्स पेयर बिफोर फाइलिंग? बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी क्लाइंट को फंसा दिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा देखो वैसे तो ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है, ठीक है, आपने जो इनवॉइस थी उसके हिसाब से रिटर्न फाइल होगी, गड़बड़ नहीं होगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है, बट फिर भी यहाँ पे एसएससी की, यानी कि जो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को वेरीफाई करना कि हाँ भाई ऑटोमेटिक होने के बाद भी वो चीज सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल एसएससी होगा। तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, बट फिर भी वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। सिस्टम की अगर कहीं मिस्टेक हुई तो सिस्टम को गलत नहीं कहा जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि भाई आपकी वेबसाइट की गलती थी, नहीं, मिस्टेक आपकी थी, आपने क्यों उसको वेरीफाई नहीं किया। सो देखो, इन शॉर्ट अगर मैं बाद में बात कहूँ इस पॉइंट पे भी या बाकी चीज़ों पे, तो ऑप्शन ई इनवॉइसेस के सारे में है, जो मैंने आपको पहले एक डेडिकेटेड वीडियो भी बताई। आपके पास एक्सेल यूटिलिटी भी है, और ईआरपी के थ्रू भी है, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे क्लियरटेक्स वगैरह के थ्रू भी रहता है। तो बट क्लियरटेक्स को मैं क्यों थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ, जैसे यहाँ वाले भी है, बहुत सारे यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि इंडिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर आ जाता है ये, और फिर जो मेरा अभी तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, बाकी सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। मतलब एक तो एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस पोर्टल के पीछे काम हो रहा है। अभी आपकी सारी रिपोर्ट जनरेट जो हो रही है, जो सारा वर्क हो रहा है, वो अभी तक पोर्टल पे नहीं हुआ है। तो उससे पहले अगर कोई मिस्टेक आपको पता चल रही है तो टाइमली आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप डायरेक्टली पोर्टल पे अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ मिस्टेक आपने कर दी तो चांसेस है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो सबमिट कर दिया उसके बाद आपका ध्यान गया। तो इसलिए यहाँ पे इजिली है, चीज़ें ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया 24 आवर्स का इनवॉइस का कैंसिल करने वाला, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितने भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करते रहना, वहाँ पे आप इसके बारे में कोई डेमो चाहते हैं, कोई भी कोर्स चाहते हैं, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं।